गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ाई किया था डीएनए तक। आज उससे आगे हम शुरू करते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर से। कल हमने देखा था डीएनए में क्या क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इस डीएनए का कंपोनेंट क्या क्या होता है, कंपोनेंट का लिस्ट हम लिखते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। पेंटोज शुगर, जो डीएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है उसका नाम लिखते हैं डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और इसके बाद क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन कंपोनेंट होता है डीएनए का, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे, जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का डिफिनीशन एक बार लिखिए आप लोग। ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, combination of pentose sugar and nitrogenous base is known as nucleoside। ठीक है, combination of pentose sugar and nitrogenous base is known as nucleoside। ठीक, हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये जितना टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी में या इंग्लिश में आप ऐसे ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, या ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड। और अब हो गया एक फॉस्फोरिक एसिड, तो ये दोनों को मिला के क्या बोल दिए, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड तब इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ है न्यूक्लियोसाइड SIDE, यहाँ है न्यूक्लियोटाइड, यह है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के क्या बोल दिए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। अभी कल के क्लास में हम क्या बोले थे, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोले थे, डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए को बनाता है। ये आप एक बार नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए। न्यूक्लियोटाइड का डिफिनीशन लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, या फिर बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड
फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। या फिर दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, when phosphate group is attached to the nucleoside it is called nucleotide। ठीक है, when phosphate group is attached to the nucleoside it is known as nucleotide। नोट कीजिए। नोट करने के बाद अभी हम इसका स्ट्रक्चर अलग अलग से सबका देखेंगे। ठीक है, डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज एक ही होता है, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एक ही है H3PO4, पेंटोज शुगर एक ही है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस कई तरह का होता है, उसके बारे में अभी बताते हैं। नाइट्रोजनस बेस, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का, प्यूरिन और पैरामिडिन। नाइट्रोजनस बेस दो तरह का होता है, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। नोट कीजिए। प्यूरिन में ये एक ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है, इसके अंदर आता है एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन में नाइट्रोजनस बेस का दो प्रकार, प्यूरिन बेस एंड पैरामिडिन बेस। प्यूरिन बेस में दो है, एडेनिन एंड गुआनिन। पैरामिडिन में तीन तरह का होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। प्यूरिन बेस दो तरह का, एडेनिन एंड गुआनिन। पैरामिडिन तीन तरह का, इसका तीन है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। अब हम नेक्स्ट टाइम से जब एडेनिन लिखना होगा तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, गुआनिन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जी। साइटोसिन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सी। थाइमिन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टी। यूरासिल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यू। डीएनए के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी ए दिखेगा मतलब एडेनिन है, जी दिखेगा मतलब गुआनिन है, सी दिखेगा मतलब साइटोसिन है, टी दिखेगा मतलब थाइमिन है, यू दिखेगा मतलब यूरासिल है। और अगर कहीं पर पी दिखा है तो ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, इसके लिए पी लिखेंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी पी है मतलब फॉस्फोरिक एसिड, ए है मतलब एडेनिन, जी है मतलब गुआनिन, सी है मतलब साइटोसिन, टी है मतलब थाइमिन, यू है मतलब यूरासिल। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसमें डीएनए में एडेनिन प्रेजेंट होता है, गुआनिन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है, आरएनए में होता है। ठीक है, डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। जब आरएनए का स्ट्रक्चर बताएंगे वहां पे यूरासिल बताएंगे, डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, डीएनए में थाइमिन होता है। ठीक है, तो अभी यूरासिल को यहां से हटाइए। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ए, जी, सी, टी, ये चार नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। चार नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट
और ये 4 नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप और ये 4 नाइट्रोजनस बेस, चारों नाइट्रोजनस बेस डीएनए में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है। ये अभी नोट कीजिए अभी नोटबुक पे, इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर आपको ये सारा शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप का क्या है, ATGC एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन का स्ट्रक्चर क्या है वो हम बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज। ये है हमारा स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का। डीऑक्सीराइबोज क्यों, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी कहाँ पे नहीं है, 2 नंबर पे नॉर्मल पेंटोज शुगर में एक कार्बन पे H रहता है एक और एक OH रहता है अटैच, बट इसमें दोनों का दोनों H है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। इसको मोर एप्रोप्रिएट बोलना है तो क्या बोलेंगे, 2 डीऑक्सीराइबोज, मतलब 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए 2 डीऑक्सीराइबोज। ये पेंटोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है 2 डीऑक्सीराइबोज, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, इस पे ऑक्सीजन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है। 3 नंबर कार्बन एक H एक OH है, 4 नंबर कार्बन एक H है एक CH2OH है, और ये 5 नंबर कार्बन। ठीक है, ये हो गया डीऑक्सी राइबोज या मोर एप्रोप्रिएट बोलेंगे तो 2 डीऑक्सी राइबोज। ये डीएनए का में जो प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर वो है। ये हमारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जिसको फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें 3 फ्री OH ग्रुप है, ये 3 फ्री OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप ही रिएक्ट करके बॉन्ड बनाता है, ये हम अभी आगे बताएंगे। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद क्या बोले थे, प्यूरिन बेस, एडिनिन एडिनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन है, एडिनिन एंड गुआनिन। इसके साथ एक और था साइटोसिन, वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। जब आरएनए का क्लास करेंगे उस समय साइटोसिन का स्ट्रक्चर बताएंगे। इसमें देखिए एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन का स्ट्रक्चर ये है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये साइक्लिक है, तो इसको मोर एप्रोप्रिएट क्या बोलेंगे डीएनए में, साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। ये देखिए ये साइकिल में है, और साइकिल में भी ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। एडिनिन एंड गुआनिन दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग नाइट्रोजनस बेस हैविंग डबल रिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन रहेगा उसमें आपको एडिनिन या गुआनिन या यूरासिल जो होगा वो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग नाइट्रोजनस बेस हैविंग सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, देन आंसर क्या होगा, साइटोसिन या थाइमिन। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक साइटोसिन या थाइमिन रहेगा ही रहेगा, वो आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया पाइरामिडिन बेस, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है और ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कीजिए।
चलिए, अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताए थे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इसमें से कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। उस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। इधर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज का ये क्या है, 1 नंबर कार्बन है। ये 1 नंबर कार्बन है, इसको मार्क करके रखिए। और ये क्या है, एडिनिन एंड गुआनिन। ये क्या है, प्यूरिन बेस। ये प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन बेस के N9, ये क्या है, N9 कार्बन शुगर का, पेंटोज शुगर का C1 कार्बन और एडिनिन का N9, नाइट्रोजन वाला जो पोजीशन है N9, इन दोनों के बीच C1 और N9 के बीच, C1 और N9 प्यूरिन बेस में एडिनिन भी है, गुआनिन भी है। इसका भी या फिर इसका भी, किसी का भी इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका OH H2O बन के बाहर निकलेगा। इसका हाइड्रोजन, इसका OH H2O बन के बाहर निकलेगा और ये नाइट्रोजन के साथ ये पूरा रिंग यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक है, C1N9 C1N9 पे रिएक्शन होगा, तब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह एडिनिन से हो तो एडिनिन से हो इसका रिएक्शन डीऑक्सीराइबोज का, तो उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन। ठीक है, इसी तरह प्यूरिन बेस से गुआनिन से होगा रिएक्शन, तो इसका N9 और इसका C1, इससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, जो डीऑक्सीराइबोज का न्यूक्लियोसाइड होगा गुआनिन के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे इन केस ऑफ पायरामिडीन बेस। पायरामिडीन बेस में क्या है, पायरामिडीन बेस में साइटोसिन है और थाइमिन है। पायरामिडीन बेस में साइटोसिन है और थाइमिन है। इसमें C1N1, N1 कहाँ है, ये है C1N1। ठीक है, C1N1 से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, पायरामिडीन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, C1 और N1, इन केस ऑफ पायरामिडीन जो बॉन्ड बनेगा वो C1 और N1 के बीच में बनता है। इन केस ऑफ प्यूरिन बॉन्ड बनता है C1N9 के बीच में। ठीक है, तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम इरेज करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए होंगे। चलिए, पेंटोज शुगर का C1, इसका बॉन्ड किससे बनेगा, N1। किस केस में, पैरामिडीन। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको याद रखिएगा। C1N9 प्यूरिन के केस में, C1N9 प्यूरिन के केस में। तो हमने देख लिया जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा कैसे बनेगा, C1 और N1 के बीच, जब प्यूरिन बेस, अगर प्यूरिन बेस होगा तो C1 और N1 के बीच बॉन्ड बनेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। पैरामिडीन बेस है तो C1N1 के बीच में, प्यूरिन बेस है तो C1N9 के बीच में। ठीक है, अभी ये एक फॉस्फोरिक एसिड है। न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए ये फॉस्फोरिक एसिड को
न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए फॉस्फोरिक एसिड को भी इससे अटैच होना होगा। ये फॉस्फोरिक एसिड का OH ग्रुप, ये फॉस्फोरिक एसिड का OH ग्रुप C5 कार्बन, ये देखिए C5 कार्बन का OH है, ये OH और ये तीनों में से कोई भी एक OH, तीनों OH सेम ही है, कोई भी एक OH रिएक्ट करेगा, कोई भी एक OH रिएक्ट करेगा तो इसके पेंटोज शुगर के एक नंबर कार्बन से क्या हो गया, एक नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। पेंटोज शुगर का एक नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस, 5 नंबर कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, 5 नंबर कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड, 5th कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड, 1st कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस। 1st कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस चाहे वो N9 से अटैच होगा प्यूरिन के बेस में या N1 से अटैच होगा पैरामिडिन के बेस में केस में, बट पेंटोज शुगर में हमेशा वो C1 नंबर कार्बन पे ही अटैच होगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड C5 नंबर कार्बन पे अटैच होगा, तो फॉस्फोरिक एसिड C5 नंबर कार्बन से अटैच होगा। ये समझ में आ गया, इसमें इतना तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए DNA के स्ट्रक्चर में। अब इसके आगे देखिए, ये पेंटोज शुगर है, मान लेते हैं ये पेंटोज शुगर है, इसके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, थोड़ा दूर करके बनाते हैं। ये पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया, ठीक है। तो ये क्या एक बन गया कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मोनोमर, मतलब ये क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का। पेंटोज शुगर, उसके एक नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया और 5 नंबर कार्बन से, एक नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस तरह का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब मिलेगा तो DNA का एक स्ट्रैंड बनता है। तो क्या करेंगे, इस फॉस्फोरिक एसिड का एक OH तो इसके 5 नंबर कार्बन से बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, अभी भी इसका 2 OH ग्रुप फ्री है, ठीक है, इसका 2 OH ग्रुप फ्री है। तो ये क्या करेगा, इसका एक और OH ग्रुप जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इस तरह का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके 3 नंबर कार्बन के OH से बॉन्ड बनाएगा, उसके 3 नंबर कार्बन के OH से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कीजिए, ये एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है, इस पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है C1 कार्बन पे, इस पेंटोज शुगर से 5 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, ये एक फॉस्फेट अटैच है, ठीक। अभी इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको भी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है। इस फॉस्फेट का एक OH ग्रुप, कोई भी दोनों में से कोई भी एक OH ग्रुप जो फ्री है, इस फॉस्फेट का कोई भी एक OH ग्रुप जो फ्री है, और इस पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर का 3 नंबर का OH ग्रुप से लिंकेज बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, दूसरा इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी ऐड हो जाएगा, ये रहा एक बॉन्ड बन गया तो ऐड हो गया। इसी तरह से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेगा। तो ये फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ, एक तरफ के पेंटोज शुगर के
5 नंबर कार्बन से अटैच है, दूसरे तरफ के पेंटोज शुगर के 3 नंबर कार्बन से अटैच है। सबको समझ में आया होगा। ये फॉस्फेट ग्रुप एक पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन से अटैच है। इस फॉस्फेट ग्रुप का एक OH जो है इससे अटैच हो गया, और एक OH जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन से अटैच हो गया। इन द सेम मैनर, इसी मैनर में बहुत सारा अटैच होते रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा, जितना लंबा होना होगा उतना लंबा तक होगा। ये बन गया डीएनए का एक स्ट्रैंड। ठीक है, ये बन गया डीएनए का एक स्ट्रैंड। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डीएनए का एक स्ट्रैंड ये हो गया। इस तरह से बहुत ऊपर तक जाएगा, डॉट 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 लगा दीजिए जहां तक जाए, इधर भी डॉट डॉट यहां तक जाए। तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड। इसमें क्या हुआ, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, इसीलिए डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक। इस तरह से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, डीएनए का। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड अभी हम N लिखे हैं, यहाँ पे A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, T भी हो सकता है, G भी हो सकता है। A मतलब एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डीएनए के स्ट्रैंड पे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस तरह से डीएनए का एक स्ट्रैंड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, इसके बाद इसके आगे बताएंगे। चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं, इसके आगे बताएंगे अब। अब आगे देखेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी जो हमने बताया आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, वो हम फिर से ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम आगे बताएंगे।
ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, अभी हम बताए थे, ये ऊपर तक भी जाएगा नीचे तक भी जाएगा सेम मैनर में। इसी तरह ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हो गया। जो डीएनए एक्चुअल में प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, मतलब डीएनए में दो स्ट्रैंड एक साथ होता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, तो वो स्ट्रैंड के बारे में बताते हैं। ये दो स्ट्रैंड डीएनए का एक साथ होता है। अभी क्या करेंगे, ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस एन को हटा के हम एक्चुअल में ATGC लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एडिनिन है, यहाँ पे C है, साइटोसिन है, यहाँ पे G है। ठीक है, डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे एक स्ट्रैंड डीएनए का है उसका नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड डीएनए का है उसके नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। जो एक्चुअल फॉर्म है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्पेसिफिक होता है, वो कोई भी नाइट्रोजनस बेस का कोई भी नाइट्रोजनस बेस से नहीं बनेगा। इधर हम साइड में लिखते हैं, जैसे एडिनिन है, ये हमेशा टी से बनाएगा। ठीक है, या फिर टी है तो वो हमेशा ए से बनाएगा। ठीक है, इसी तरह जी हमेशा सी हमेशा जी से बनाएगा, जी हमेशा सी से बनाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी हम बताते हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं। एडिनिन और थाइमिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह टी ए टी या टी ए दोनों सेम ही है, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ए हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा टी के साथ ही, मतलब एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ बनाएगा, या इसका उल्टा, मतलब थाइमिन हमेशा एडिनिन के साथ ही बनाएगा। इसी तरह जी हमेशा सी से बनाएगा, मतलब साइटोसिन हमेशा गुआनिन से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो साइटोसिन हमेशा गुआनिन से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर इसका उल्टा गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बनाएगा। ठीक है, तो इधर ये देखिए ए है, तो ए हमेशा किससे बनाएगा, टी से, तो यहाँ पर टी होना चाहिए। और इसके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी हमेशा किससे बनाता है, जी से, जी से कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह जी किससे बनाता है, सी से कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऊपर से नीचे तक बना, ये हो गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक डीएनए में 2 हेलिक्स है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया डीएनए का, एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया डीएनए का। ये दोनों स्ट्रैंड जब साथ में मिलेगा तब डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करना चाहे तो अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए।
चलिए, ये इतना तक सबको समझ में आ गया। ये एक स्ट्रैंड डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का। ये क्या हम अभी देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो साइंटिस्ट दिया था उसका नाम था क्या, इसको अभी हम मिटाते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसी को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये बार बार एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। ईयर 1953 ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था वाटसन एंड क्रिक 1953 में। और ये स्ट्रक्चर देने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल कब मिला था, 1958 में। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री का बात। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक 1953 में, और नोबेल प्राइज मिला था 1958 में। अब देखिए, अभी हमने जो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, जो स्ट्रक्चर बताया डीएनए का, फिर से दिखाते हैं। ये हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। इस शुगर को ध्यान से देखिए, ये शुगर हो गया, यस ये शुगर हो गया। इसके 3 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट जुड़ा है, 5 नंबर कार्बन पे दूसरा फॉस्फेट जुड़ा है। ठीक है, 3 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट जुड़ा है, 5 नंबर कार्बन पे दूसरा फॉस्फेट जुड़ा है। इस तरह से ये चेन बहुत दूर तक जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो है उस स्ट्रैंड का लास्ट शुगर है। मान लेते हैं ये उस स्ट्रैंड का लास्ट शुगर है, इस तरफ भी ये लास्ट शुगर है, और इस तरफ भी मान लेते हैं कि नीचे भी स्ट्रैंड का दूसरा छोर है, लास्ट शुगर है, ये भी मान लेते हैं लास्ट पेंटोज शुगर है। तो क्या होगा, इसके 3 प्राइम एंड पे एक पी जुड़ा है, एक पी 5 प्राइम एंड पे जुड़ा है। ठीक है, एक पी 5 प्राइम एंड पे जुड़ा है। तो मान लेते हैं ये पी जो है 5 प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ है, 5 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये 5 नंबर कार्बन पे अगर जुड़ा हुआ है 5 प्राइम एंड पे, तो इस साइड वाला किस पे जुड़ा होगा, ये 3 प्राइम एंड पे जुड़ा होगा। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए क्या कहता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का क्या कहता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम समझाएंगे उसको। अगर ये ऐसा है तो इस शुगर का ये जो पी है, ये पी ये 5 प्राइम होगा और ये पी 3 प्राइम होगा। ठीक है, मतलब इस स्ट्रैंड का बिल्कुल उलट हो गया, इसका 5 प्राइम ऊपर है तो इसका 3 प्राइम ऊपर है। इस शुगर का ये फॉस्फेट 3 प्राइम पे अटैच है, लास्ट फॉस्फेट, इस शुगर का 5 प्राइम पे अटैच है। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या कहता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कीजिए, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन्स 2 strands, STRANDS, strands
strands of DNA runs anti-parallel to each other. एंटी पैरेलल मतलब ये पैरेलल नहीं है, इसका भी 5 प्राइम इसका भी 5 प्राइम सेम साइड में होता तो पैरेलल होता, समांतर होता, लेकिन एंटी पैरेलल है, ठीक है, मतलब इसका उल्टा है। तो पहले क्या कहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पहला पॉइंट, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या फिर इसको और आसान से बोलेंगे तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये हो गया, ये एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड, इसको हम सिंपल बनाते हैं, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस का जो बॉन्ड है, मान लेते हैं ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ऐसे करके, ठीक है। ये हम मान लिए इस तरह का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई कर दिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या कहता है कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर coiled around a common axis. कॉमन एक्सिस मतलब ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए का है, वो एक कॉमन एक्सिस बीच में होगा, उसके अराउंड घूमा हुआ होता है। जैसे आप इसको आसानी से समझने के लिए समझिए, ये क्या हो गया, जो हमने गांव में सीढ़ी देखते हैं बैम्बू का लैडर, उस लैडर को अगर आप पकड़ के, ये बीच का जो है ये टूटना नहीं चाहिए, और उसको घुमाए, दोनों हाथ से पकड़ के घुमाए, तो क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होगा, लेकिन दोनों सीढ़ी का जो दोनों बैम्बू है दोनों साइड का, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर coiled अराउंड ए कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस जो बीच में है, बीच का है, उसके अराउंड ही ये घूमा हुआ होगा। तो ये घूम के कैसा हो जाएगा, एक इस तरह का डीएनए हेलिक्स बनेगा। ये 2D स्ट्रक्चर है, इसीलिए लगता है कि ये टच कर रहा है, लेकिन ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। तो ये क्या, सेकेंड रूल क्या हो गया, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए coiled अराउंड ए कॉमन एक्सिस। नोट कीजिए, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर coiled अराउंड ए कॉमन एक्सिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, इसका थर्ड पॉइंट, फॉस्फेट एंड सुगर रेजिड्यू आर द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। फॉस्फेट और सुगर जो है इसका बैकबोन है, ये मेन है, और नाइट्रोजनस बेस इसके साइड में है, ये साइड में है, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में होता है, और नाइट्रोजनस बेस इसके साइड में परपेंडिकुलर होता है। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आर बैकबोन ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स बैकबोन, ओके। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरिन एंड पैरामिडिन बेस, या फिर डायरेक्टली बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस आर परपेंडिकुलर, नाइट्रोजनस बेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन ऑफ हेलिक्स। नाइट्रोजनस बेस आर perpendicular nitrogenous base are perpendicular to the backbone of helix.
ये बैकबोन के परपेंडिकुलर में नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लिखेंगे टू चेन्स, एक ये चेन हो गया और एक ये चेन हो गया। टू चेन्स आर held together by hydrogen bond. Two chains are held together by hydrogen bond between nitrogenous base. Two chains are held together by hydrogen bond formed between pair of nitrogenous base. इसके नेक्स्ट लिखेंगे पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक, जैसे ए हमेशा टी से करेगा, जी हमेशा सी से करेगा, जी हमेशा सी से करेगा, या इसका उल्टा वाइस वर्सा। ठीक है, पेयरिंग आर हाईली स्पेसिफिक। ये कॉमन एक्सिस के अराउंड, जब ये क्वाइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस के अराउंड क्वाइल हुआ तो इसका जो डायमीटर होगा, ये जब क्वाइल करेंगे तो ये जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर ऑफ द हेलिक्स लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम नोट करेंगे, डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या लिखेंगे नैनोमीटर में, 2 नैनोमीटर। ठीक है, डायमीटर हेलिक्स का कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू बेस। ये दो बेस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू बेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये दो बेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, या इसको 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पिच, PITCH। पिच कितना होगा, पिच मीन्स लेंथ ऑफ हेलिक्स required to complete one टर्न। इसको क्या बोलते हैं, पिच। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर 3.4 नैनोमीटर।
नोट करेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये जब कॉमन एक्सिस के अराउंड जब ये कॉइल होता है तो एक राउंड पूरा करने में कितना लेंथ जाता है उसको बोलते हैं पिच। वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। पिच क्या होता है लेंथ ऑफ द हेलिक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 टर्न। लेंथ ऑफ द हेलिक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 टर्न इज कॉल्ड पिच। इट इज 34 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान दीजिए हमने क्या बताया डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड पिच पिच मीन्स एक टर्न पूरा करने में कितना है 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक टर्न पूरा करने में कितना नाइट्रोजनस बेस है 10 नाइट्रोजनस बेस। 3.4 इंटू 10 इक्वल टू 34 10 नाइट्रोजनस बेस। ठीक है 10 नाइट्रोजनस बेस मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितना लगेगा एक टर्न पूरा करने में 10। ठीक है 10 नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इनसाइड द हेलिक्स। ये हेलिक्स के अंदर में होगा। क्या है अंदर में बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ। क्या नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ द हेलिक्स आर प्रेजेंट इनसाइड। नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द हेलिक्स। ठीक है नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द हेलिक्स। ठीक है इतना हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है। मतलब जब ए हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा ए का जो नंबर होगा वो टी के बराबर होगा। जितना नंबर ए का होगा एक डीएनए में उतना ही नंबर टी का होगा। किसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना नंबर ए का होगा उतना ही नंबर टी का होगा। ठीक है इसी तरह जितना नंबर सी का होगा उतना ही नंबर जी और सी का नंबर बराबर होगा। देखिए अभी हम क्या करेंगे इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें इसको इक्वेशन 2 मान लें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा a प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है a प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। इसको थोड़ा उल्टा करते हैं a इक्वल टू टी और c इक्वल टू जी। तब क्या होगा a प्लस सी इक्वल टू टी प्लस जी। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में a प्लस सी हमेशा टी प्लस a प्लस जी हमेशा टी प्लस सी के बराबर होगा या फिर a प्लस सी हमेशा टी प्लस जी के बराबर होगा। मतलब ये दोनों या फिर एक और है एडेनिन और गुआनिन। ये क्या है प्यूरिन बेस है। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन बेस है। साइटोसिन और थाइमिन पायरामिडिन बेस है। ठीक है तो क्या होगा प्यूरिन देखिए ए हमेशा किससे करता है टी से जी हमेशा किससे पेयर करता है सी से। कहने का मतलब प्यूरिन बेस हमेशा पेयर करता है किससे पायरामिडिन बेस से। तो प्यूरिन बेस हमेशा पेयर किससे करता है पायरामिडिन बेस से। ठीक तो एक डीएनए में नंबर ये क्या है प्यूरिन पैरामिडिन सेम हम नहीं बता रहे हैं इसका नंबर सेम बता रहे हैं। नंबर ऑफ प्यूरिन बेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामिडिन बेस। ये एक जनरल रूल है
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कि ए प्लस सी इक्वल टू टी प्लस जी होगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि एक डीएनए है उसमें एडेनिन का संख्या इतना है 20, एडेनिन का संख्या इतना है कितना 20 और साइटोसिन का संख्या कितना है 10, तो उस डीएनए में एडेनिन 20 है। चलिए अच्छे से लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा एक डीएनए में एडेनिन 20 है, साइटोसिन 10 है, तो कहेगा जी कितना होगा, टी कितना होगा, टी कितना होगा। तो क्या होगा, ए हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है, टी से, तो टी भी उतना ही होगा जितना ए है, जी कितना उतना ही सी होगा, जितना जी है उतना ही सी होगा। तो क्या हो गया, गुआनिन 10 हो गया, एडेनिन 20 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछ दिया डीएनए में एडेनिन 20 है तो गुआनिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, थाइमिन कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब A20 है तो A किससे बॉन्ड बनाता है, T से, तो T भी हो जाएगा 20, ठीक है। A20 है तो T भी हो जाएगा 20, A20 तो T भी हो जाएगा कितना 20। तो इस कंडीशन में हम थाइमिन जान गए। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल नाइट्रोजनस बेस, जैसे अगर 80 है 70 है तो A प्लस T हमको पता चल गया 40, तो G प्लस C आसानी से निकल जाएगा, 70 माइनस 40 30, तो 30 में 15G 15C, ठीक है। तो ये हमेशा याद होना चाहिए अभी जो हमने बताया फॉर्मूला। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से क्लास को। डीएनए किससे बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, या मोर एप्रोप्रिएट बोले तो 2-डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में क्या है, एडेनिन और गुआनिन। पैरामिडिन में क्या है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस हुआ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। इसके बाद क्या, फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या देखे थे हम लोग, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज और एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के कितने नंबर कार्बन पे अटैच होता है, 1 नंबर कार्बन पे, C1 पे, ठीक है, C1 पे। अगर प्यूरिन है तो कितना नंबर, N9 से, N9C1। पैरामिडिन है तो N1C1 या फिर C1N1, ये हो गया। इसके बाद क्या देखे थे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या था, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था, उसमें फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पे अटैच हो गया था, C5 कार्बन पे, न्यूक्लियोसाइड के C5 कार्बन पे। तो एक शुगर में C1 कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ, C5 कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ। इस तरह से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फोरिक एसिड जो C5 पे अटैच है, उस फॉस्फोरिक एसिड का एक OH ग्रुप फ्री था, वो OH ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन के OH से रिएक्ट किया तो क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड से 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना, डाइमर बन गया। इसी तरह से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब मिलते गया तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। और वो पॉलीमर एक क्या हो गया, डीएनए स्ट्रैंड हो गया, एक डीएनए स्ट्रैंड। इसी तरह का दूसरा डीएनए स्ट्रैंड एक बना। दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है, इसके बीच बॉन्ड बनता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली स्पेसिफिक होता है, जो एडेनिन हमेशा टी थाइमिन से बनाता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से बनाता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच का नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन और थाइमिन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन और
गुआनिन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बॉन्ड का होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इतना तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद आया था क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक कब दिया था, 1953 में। उसके लिए नोबेल प्राइज उसको कब मिला, 1958 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या कहता है, सबसे पहला क्या था, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये एक था। उसके आगे क्या था, सुगर फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन, सुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, सुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। अब क्या था उसके आगे, नाइट्रोजनस बेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, नाइट्रोजनस बेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन। उसके बाद क्या था, 2 हेलिक्स ऑफ द डीएनए आर coiled around a common axis, 2 helix of DNA are coiled around a common axis। ये था। इसके बाद क्या था, नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इनसाइड द हेलिक्स, नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इनसाइड द हेलिक्स। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। डीएनए का पूरा जो स्ट्रक्चर था मोटे तौर पे हम देख लिए। अब इससे आगे थोड़ा सा बताते हैं क्या, कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अभी हम क्या बताएं, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल मिलके एक क्रोमोसोम बनाएगा। जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है, तो इस तरह का एक और क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एक और क्रोमोसोम होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है। अब देखिए, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, एक डीएनए का बहुत लंबा स्ट्रैंड है, उसमें ये नाइट्रोजनस बेस का क्या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के आधार पर ही उसका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन बनेगा। तो जो पार्ट डीएनए का यूज हो रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, जिस प्रोटीन से हमारा एक्सप्रेशन आता है, मतलब कोई लक्षण कोई कैरेक्टर आता है ऑर्गेनिज्म में, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन। जो पार्ट से प्रोटीन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, जीन। और इस जीन का, चूंकि इस क्रोमोसोम का 2 कॉपी है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इस जीन का भी 2 कॉपी होगा, 2 कॉपी होगा, एक कॉपी इस क्रोमोसोम पे, एक कॉपी इस क्रोमोसोम पे। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, मेंडल्स लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ, ये सब जेनेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए कि हमें यहाँ पे ये डाउट है, हम उसको छोटा सा वीडियो बना के फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।